वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम व्यापम से रिलेटेड विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये वीडियो आपकी एमपी पुलिस तथा जेल पेरी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि व्यापम में पूछे गए थे। व्यापम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होते ही है, साथ ही साथ उनके ऑप्शन भी यदि हम देखें तो ऑप्शन भी अपने आप में क्वेश्चन के बराबर होता है। हर ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनाता है। इसीलिए आप देखना कभी एग्ज़ाम में जैसे ही हम बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम जब टिक करते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन हमारे सही होने वाले। कब तक ऐसा लगता है? जब तक कि हम सबमिट का बटन ना दबा दें। सबमिट का बटन दबाने के बाद जो नंबर आते हैं उस पर यकीन करना हमें खुद मुश्किल होता है, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि हम पूरे सही कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो ऑप्शन है वो भी खुद इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हमने कहीं ना कहीं सुन रखा है, पढ़ रखा है। तो जब तक आपको एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं आता होगा तब तक वो सही होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ही ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन के बारे में भी बताया जाए। क्योंकि आज क्वेश्चन आया है तो आने वाले समय में हो सकता है कि उसके ऑप्शन को ही वो क्वेश्चन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं और ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे, ताकि हमारी तैयारी एक अच्छे स्तर की रहे। ठीक है, जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसके ऑप्शन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, तो उसी प्रकार का ये वीडियो भी होने वाला है। ठीक है, यदि आप रन स्टडी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके नंबर को डेफिनेटली बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ रन स्टडी के सारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप रन स्टडी को टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर सारे वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल होती है, जो कि आपके रिवीजन करने के दौरान आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अब हमारा सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ऑप्शन में से ये कोई भी नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, ये याद रखना है। यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की, मेंडल की बात करें तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है इन्हें। डार्विन की बात करें तो दो बातें डार्विन के बारे में याद रखना है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत दिए थे डार्विन ने। यदि हम लेमार्क की बात करें तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने और जीव विकास को समझाया था। ठीक है, क्या क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और जीव विकास को समझाया था। ठीक है, आप एक क्वेश्चन का जवाब देना कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीना सर्वाधिक कब आता है? तो पसीना कब आता है सर्वाधिक? जब तापमान अधिक हो। पसीना कब आएगा? जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो। ठीक है, हवा में नमी हो और तापमान अधिक हो तो पसीना आता है, जिसको हम उमस बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे पसीना हमें ज़्यादा आता है। तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो, तो दो बातें आपको याद रखना है कि पसीना कब ज़्यादा आता है? जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा यौगिक प्रति मलेरिया औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है? तो प्रति मलेरिया औषधि के रूप में जो हम यूज़ करते हैं वह है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है मलेरिया औषधि के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं? तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं। अध्ययन लिखा है इसलिए आएगा विश्लेषणात्मक रसायन। क्या आंसर आ जाएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री या विश्लेषणात्मक रसायन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण जल की बूंदों पर प्रकाश पड़ने से होता है?
इंद्रधनुष कब बनता है? जब जो बूंद उस पर प्रकाश जब पड़े तो प्रकाश में होना चाहिए 3 घटनाएं होती है, तब जाके इंद्रधनुष बनता है। कौन कौन सी 3 घटनाएं? पहला होता है अपवर्तन। प्रकाश का कौन सा होता है? अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। ठीक है, तो अपवर्तन होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए विक्षेपण। क्या होना चाहिए? दूसरा विक्षेपण होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बूंद में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो सबसे पहले होगा अपवर्तन, फिर होगा विक्षेपण और तीसरा नंबर पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, 3 चीजें याद रखना है। अब इंद्रधनुष यदि बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक कब बनेगा? जब एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, विक्षेपण हो और 2 बार अपवर्तन हो। ठीक है, कब बनेगा प्राथमिक इंद्रधनुष? कब बनेगा? जब एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, विक्षेपण होना चाहिए और 2 बार अपवर्तन होना चाहिए। और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन हो और 1 बार विक्षेपण हो, तो उस टाइम पर बनता है हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, ये इंद्रधनुष के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकेरिन क्या है? जो ल्यूकेरिन होती है, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये ल्यूकेरिन है और इसका मतलब होता है पत्ते फसल। ठीक है, पत्ते फसल जो होती है वो एक ल्यूकेरिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि? AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे। ठीक है, जिसमें A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप, ये 4 ग्रुप होते हैं। इनको भी पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से 2-2 भागों में बांटा गया है। यदि बात करें रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। लैंड स्टीनर ने किसने खोज की थी? रक्त समूह की लैंड स्टीनर ने खोज की थी। क्वेश्चन पूछा है कि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो AB रक्त समूह वाला ग्रुप कहाँ है? ये रहा। अब इसमें 2 चीजें होती है, रक्त समूह में 2 चीजें आपको देखना है। एक होती है एंटीबॉडीज और एक होता है एंटीजन। एंटीबॉडीज और एंटीजन। यदि बात करें AB की तो इसमें ये आप देखिए एंटीबॉडी के सामने नन लिखा हुआ है, मतलब एंटीबॉडीज उपस्थित नहीं होती है और एंटीजन जो होता है वो उपस्थित होता है। साथ ही साथ यदि हम O ग्रुप की बात करें तो O ग्रुप होता है डोनर। O कैसा होता है? डोनर होता है और इसमें एंटीबॉडीज होती है लेकिन एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज होती है, एंटीजन नहीं होता। डोनर, ये देखो O आता है इसमें डोनर में, तो O से आप याद रख सकते हो डोनर मतलब दाता। सर्वदाता कौन होगा? O ग्रुप। ठीक है, और ग्राही की बात करें तो AB। नेक्स्ट है हमारा, टेगा किसे प्रदर्शित करता है? तो जो टेगा होता है, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये होते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो होते हैं उन्हें टेगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक कम तापमान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रायोजेनिक्स। क्या कहलाता है? अत्यधिक कम तापमान का अध्ययन करना, क्रायोजेनिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अत्यधिक कम तापमान का अध्ययन करना क्रायोजेनिक्स कहलाता है। फॉरेंसिक आप जानते होंगे कि क्या होता है फॉरेंसिक? जब भी कोई मर्डर वगैरह हो जाता है तो बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। CID एपिसोड आता था, उसमें जो डॉक्टर सालुके होते थे वो थे फॉरेंसिक डॉक्टर, उनकी मदद से ही केस को सॉल्व किया जाता था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान करना न्यायिक प्रक्रिया में ये होता है फॉरेंसिक। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? तो जो पेट्रोलियम होता है यह पाया जाता है अवसादी सेल में। किस प्रकार की सेल में पाया जाता है पेट्रोलियम? अवसादी सेल में पाया जाता है पेट्रोलियम, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें कौन से रोग की समस्या हो सकती है? क्या क्वेश्चन है? वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें कौन सी समस्या हो सकती है? अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मक्के में किस विटामिन की कमी होती है। मक्के में होता है विटामिन B3 की कमी। किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B3 की कमी होती है। और इससे जो होने वाला रोग है वो है पेलाग्रा।
ठीक है। पेलाग्रा जो रोग है ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन B3 की कमी से होता है। और जो लोग मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें ये रोग होने की संभावना रहती है, पेलाग्रा। ठीक है। यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो क्वासिओरकर ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वासिओरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है, स्कर्वी। और यदि बेरी की बात करें तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है हमारा बेरी। ठीक है। और बेरी के बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि पॉलिश किया हुआ चावल, जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं उन्हें कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो उन्हें हो सकता है बेरी। ठीक है। और सफ़ेद आटा और चीनी, ये तीन चीज़ें याद रखना। बेरी किसकी कमी से होता है या किन्हें हो सकता है? जो पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, सफ़ेद आटा खाते हैं और चीनी खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, उन्हें हो सकता है बेरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है? तो अर्धचालक क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अर्धचालक क्या होता है। जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में हो। ये कमेंट करके बताएंगे आप कि चालक और कुचालक आपको पता है कि नहीं। पता है तो आंसर लिखना है ना, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। ठीक है। अर्धचालक कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है। ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन और साथ ही साथ जर्मेनियम भी एक याद रखना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही कैसे होते हैं? अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक का क्या कार्य होता है? तो मंदक जो है नाम से ही स्पष्ट है, मंदक मतलब धीमा करने वाला। अब देख लो धीमा करने वाला कौन सा हमारा आंसर है। तो 4th नंबर देखो, यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है नाभिकीय संयंत्र में मंदक। ठीक है। नाभिकीय संयंत्र में कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन का उपयोग किया जाता है नाभिकीय संयंत्र में, नाभिकीय विखंडन। ठीक है। आप बताएंगे कि नाभिकीय संलयन से कौन सा बम बनाया जाता है और नाभिकीय विखंडन से कौन सा बम बनाया जाता है। दोनों का उपयोग बम बनाने में भी किया जाता है। नाभिकीय विखंडन का भी करते हैं और नाभिकीय संलयन का भी करते हैं। ठीक है। आप बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता किस कोशिकांग में? किस कोशिकांग में सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलते हैं? तो जो हमारा हरित लवक होता है पौधों में, जो हरित लवक होता है वह करता है सौर ऊर्जा को एटीपी में चेंज। ठीक है। सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन बदलता है? हरित लवक बदलता है। इसे पादप कोशिकाओं की रसोई बोला जाता है। क्या बोलते हैं हरित लवक को? पादप कोशिका की रसोई। ठीक है। याद रखना है, पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इन्हें कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रकाश श्वसन के लिए आवश्यक होता है पेरॉक्सीसोम। ठीक है। प्रकाश श्वसन के लिए कौन आवश्यक होता है? पेरॉक्सीसोम आवश्यक होता है। और राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों द्वारा होने वाला परागन क्या कहलाता है? तो कीटों द्वारा जो परागन होता है उन्हें कहते हैं हम एंटोमोफिली। क्या कहा जाता है? कीटों द्वारा होने वाले परागन को एंटोमोफिली कहा जाता है। हाइड्रोफिली की बात करें तो जल द्वारा जो परागन होता है, जल द्वारा जो परागन होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। अर्निथोफिली की बात करें तो पक्षियों के द्वारा जो परागन होता है उन्हें क्या कहेंगे? हम कहेंगे अर्निथोफिली। ठीक है। एनिमोफिली की बात करें तो वायु द्वारा जो परागन होता है उसे कहा जाता है एनिमोफिली। रिपीट कर देता हूं, कीटों द्वारा जो परागन होता है उसे बोलते हैं एंटीमोफिली। जल द्वारा जो परागन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। पक्षियों द्वारा जो पौधे का परागन होता है उसे बोलते हैं अर्निथोफिली। और वायु द्वारा जो परागन होता है उसे बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है। सभी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि, तो अर्थिंग क्यों की जाती है? क्योंकि उपकरण को किसी खराबी से बचाने के लिए। ठीक है। आप देखना जब भी कोई हेवी लोड वाली वस्तु आती है तो उसमें 3 पिन का उपयोग किया जाता है। 3 पिन का उपयोग हमेशा हेवी लोड वाली वस्तु में किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? ताकि खराबी होने से बचाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसे कहा जाता है उल्कापिंड।
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है। उल्का पिंड है, क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। ये जो यूएफओ दिख रहा है आपको, इसका फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये यूएफओ होता है। आपने देखा होगा एलियन की जब भी मूवी देखते हैं तो उधर से कोई यान आता है, उसे बोला जाता है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे, ठीक है, गैलेक्सी मिल्की वे है हमारा, और उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? स्पाइरल शेप होता है, सर्पिलाकार। हमारी जो गैलेक्सी है उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार, मिल्की वे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाता है तब। पिंड का वेग दोगुना होने से क्या दोगुना हो जाएगा? जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे सही सही। ठीक है, जैसे संवेग है तो संवेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P = mv, है ना। गतिज ऊर्जा का पता होना चाहिए, 12 mv²। त्वरण का पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। और स्थैतिज ऊर्जा का पता होना चाहिए कि mgh जो होती है वो स्थैतिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब वेग दोगुना करने से कौन दोगुना हो जाएगा? देखो यहाँ पर यदि डायरेक्ट संबंध है, यदि वेग को डबल कर देंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ त्वरण में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, बटे में आ जाएगा। वो दोगुना तो करेंगे लेकिन वो समय पे निर्भर करेगा कि वो कितने गुना होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? संवेग दोगुना हो जाएगा। वेग दोगुना होने से कौन दोगुना हो जाता है? संवेग दोगुना हो जाता है। ठीक है, यदि बोले वेग दोगुना करने से कौन 4 गुना हो जाएगा, तो देखो ये फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का, इसमें यदि वेग को 2 रख दे, उसका स्क्वायर है, मतलब ये 4 गुना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? वेग के दोगुना करने से 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, मलेरिया को किस औषधि के रूप में उपचारित किया जा सकता है? तो सिलिकोना पेड़ जो रहता है वह मलेरिया की औषधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सिलिकोना पेड़ का उपयोग किया जाता है। यदि बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है मलेरिया? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। कौन सा मच्छर है? मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, ये सब बातें मलेरिया के बारे में याद रखना है। मलेरिया के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है मलेरिया के कारण। ठीक है, और विश्व मलेरिया दिवस आप बताएंगे कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। क्या बताना है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? गैसोलीन जो होता है इसे हम पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं। गैसोलीन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? पेट्रोल है। ठीक है, जगह के हिसाब से इसका नाम बोला जाता है। जैसे हम पेट्रोल कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में उपयोग करते हैं? इंडिया और यूके और कुछ अदर कंट्री है, यहाँ पर पेट्रोल कहा जाता है। और यदि बात करें गैसोलीन की तो यूएसए जो अमेरिका होता है वहाँ पर गैसोलीन पेट्रोल को क्या बोला जाता है? गैसोलीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वीडियो के दौरान उन सब का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।